तो पार्ट 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। बंजा आंटी हिनू को बात करने के लिए बुलाती है, जहां उससे पूछते हैं कि तुमने हैन को डिवोर्स क्यों दिया, तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। यन वो बताता है कि हैन के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। आंटी कहती है फिर मत जाओ, उसे छोड़कर सिर्फ तुम्हारा ही तो साथ था उसके पास, फिर क्यों जा रहे हो उसे छोड़कर। लेन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और हमेशा उसके साथ रहूंगा, इसीलिए तो मैं अभी तक कंपनी में हूँ और मैं पता लगा कर रहूंगा कि किसने चेयरमैन के रूम में बक्स लगाए और मुझे फंसाकर क्वींस फैमिली से बाहर निकालना चाहता है। तो आंटी कहती है मुझे किसी पर डाउट है, उस लही पर वो पिछले 30 सालों से नकली पहचान के साथ हमारी फैमिली में रह रही है, जो उससे पहले जेल भी जा चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। अब हिनू को भी उस डायमंड घड़ी वाले केस से सोली पर डाउट था, इसीलिए हिनू और आंटी टीम अप करने का डिसाइड करते हैं और दोनों डिटेक्टिव के पास जाते हैं जिसका नाम था कुनानन। लग जाते हैं सोली और यनसोंग के बारे में पता करने में। कुनानन बताता है कि सोली जिस जेल में थी वहाँ के गार्ड से मुझे पता चला कि उसने जेल के अंदर ही अपने बेटे को जन्म दिया था, फिर उस बच्चे को एवरग्रीन होप नाम के ऑर्फनेज में भेज दिया था, जो कि वही ऑर्फनेज था जिसे क्वींस ग्रुप स्पॉन्सर करती थी और वो ऑर्फनेज उनके हंटिंग ग्राउंड के पास था। तो ये तीनों पहुंच जाते हैं हंटिंग ग्राउंड उस केयर टेकर से मिलने, जो उन्हें बताते कि 10 साल पहले उस ऑर्फनेज में आग लग गई थी और ऑर्फनेज के डायरेक्टर भी मर चुके हैं, इसलिए ऑर्फनेज की डिटेल्स रखने वाला और कोई नहीं है। पर तभी केयर टेकर की वाइफ आकर बताती है कि जो आदमी हमारा डॉग खरीदना चाहता था वो आदमी बिल्कुल ऑर्फनेज के एक बच्चे की तरह था, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसे क्वींस ग्रुप की ओर से कई बार स्कॉलरशिप भी मिला था, पर उसने एक पड़ोस के आदमी के कुत्ते को मार दिया था, जी वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और मुझे मिस्टर यनसेंग उसी बच्चे की तरह लगा। पर फिर मैंने सुना था कि उस बच्चे को यूएस के एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, तब उसकी उम्र करीब 12-1 साल होगी। मम्मा आंटी कहती कि यनसेंग ने भी एक बार यही बताया था। यनू को भी याद आता है यांग ने उसे यनसेंग की सारे इन्फॉर्मेशन बताई थी। यनसेंग को भी 12-1 साल की उम्र में यूएस के एक कपल ने अडॉप्ट किया था। इससे हिनू का डाउट और ज्यादा क्लियर होने लगता है, पर जज चेयरमैन सियोली की बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सियोली के नाम कर देते हैं, क्योंकि सियोली उनके बदले जेल जाने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि बस उसने ड्रामा किया था चेयरमैन का भरोसा जीतने के लिए। इससे सियोली को चेयरमैन के लिए कोई भी डिसीजन लेने का हक मिल जाता है, चाहे कोई मेडिकल डिसीजन हो या फिर क्वींस ग्रुप के लिए कोई डिसीजन हो। सियोली पहले नाटक करती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। चेयरमैन का लीगल एडवाइजर उन्हें बताते हैं कि जब इस घोटाले के मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी तो अगर आपने कहा कि आपने नहीं वो घोटाला किया है, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन टीम को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो और आपके पास क्वींस ग्रुप के पैसों का घोटाला करने की पावर नहीं है। इसीलिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर से इन्वेस्टिगेशन टीम को बिलीव करना ही पड़ेगा कि आपने ही ये घोटाला किया है। चेयरमैन कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो इसे मैं अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लूंगा, इसलिए प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। शियोली भोली भाली बनते हुए मान जाती है और चेयरमैन को नहीं पता कि शियोली इसके बाद ही अपना असली रंग दिखाने वाली है। तो इधर चेयरमैन की बर्थडे की तैयारी हो रही थी, जो काम सियोली संभाल रही थी। असम के चेहर को दूसरी जगह देखकर न की मम कहती कि असम को तो हमारे साथ बैठना चाहिए। सियोली कहती कि मैंने उसकी चेयर दूसरी जगह लगाई है क्योंकि वो फैमिली नहीं है। नाहन की मम कहती कि तुम भी तो हमारी फैमिली नहीं हो पर हमारे साथ ही बैठती हो ना। सोली कहती कि क्या इसका मतलब तुम यनसन को अपनी फैमिली का हिस्सा मानती हो। हैन की मम कहती मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सली कहती कि हैन का अभी अभी डिवोर्स हुआ और अगर अभी वो दोनों साथ बैठेंगे तो लोग उसके बारे में कैसी कैसी गॉसिप करेंगे, तुम समझ सकती हो। तभी यहाँ पर बम जा जाती है। हैन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के लिए डिसीजन लेने की। कहती है कि आज के दिन तो कोई हंगामा मत करना। पर तभी बमजा उसके हाथ में एक रिंग देखती है, जो देखो गुस्से में उसे पकड़कर चेयरमैन के पास ले आती है और उन्हें कहती कि आपने ये रिंग इसे कैसे पहना दी, ये मेरी मॉम की अंगूठी है और उनके बाद ये अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए थी। आप इस औरत के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। चेयरमैन तो उसे चुप करा देते हैं। आपने पहले ही बम से एक भैया को घर से निकाल दिया। बम जुन भैया को आप किसी बेवकूफ की तरह ट्रीट करते हो और ये औरत जो आपको लूटने आई है, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती। चेयरमैन कहती कि मेरे खुद के बच्चे जेल जाने के डर से पीछे हट गए, तब सिर्फ यही थी जो मेरे लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। सिंगली तो अपने रोने धोने का ड्रामा चालू कर देती है, तो मजा उन्हें सियोली का सच बता देती है। ये औरत एक धोखेबाज है और नकली पहचान के साथ हमारी फैमिली में रह रही है। ये तो जेल में भी रह चुकी है जहाँ इसका एक बच्चा भी हुआ था। जो सुन सियोली अपना इमोशनल ड्रामा चालू कर देती है, रोते हुए कहती कि तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मैं गरीब हो सकती हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। तो वो रोते हुए चेयरमैन से कहती कि मैं ये सब और नहीं झेल सकती, मुझे इस फैमिली से चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो रिंग उतार देती है। चसन चेयरमैन सियोली को कंसोल करते हुए बमजा पे गुस्सा करने लगते हैं। चसन बमजा तो सियोली के बाल पकड़ के उसे मारने ही लग जाती है। तो चेयरमैन सियोली को बचाने के लिए बमजा पे हाथ उठा देते हैं। कहते हैं तुम्हें तो मेंटल आइलमेंट देना चाहिए, इसलिए अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब ये पहली बार था जब चेयरमैन ने अपनी बेटी पे हाथ उठाया था, इसलिए बमजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए कहती कि आपने तो पहले एक बेटे को घर से निकाल दिया और आज मुझे भी ये कहकर बमजा रोते हुए चली जाती है। पर उसने सियोली का बाल तोड़ लिया था। इसके साथ ही वो यनसन के रूम से उसकी कंघी भी लेकर आई थी, इसमें उसके भी बाल थे। तो वो इन्हें कनान
को डीएनए टेस्ट करने के लिए देती है क्योंकि हिनू को इन दोनों पे डाउट हो गया था। कुछ देर में हिनू भी यहाँ पे पहुँच जाता है। आंटी को साइड देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो आंटी बताती कि डैड ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया तो नव उन्हें कंसोल करता है। जसू चोल ने ग्रैंडपा के बडी के लिए कोई गिफ्ट तैयार किया था, इसके बारे में वो दहाई को बता रहा था। कहता है इस प्रोजेक्ट के बाद से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ग्रैंडपा मुझे अपना हाया बनाएंगे, फिर मैं, तुम और गोनू बहुत ही खुशी से रहेंगे। पर दहा का तो कुछ और ही प्लान था। सचल उसे कुछ देर बाद गोनू को लेकर बाहर आने के लिए कहता है और वो ग्रैंडपा की गिफ्ट की तैयारी करने चला जाता है। इधर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है, लेकिन इधर बटलर सारी कैमरा ऑफ करा देती है। फिर घर के पीछे के रास्ते से एक वैन आती है, इसमें बहुत सारा सामान भरा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दहा एयरपोर्ट पहुंच गई थी, जो अपने फोन को स्विच ऑफ करके डस्टबिन में फेंक देती है और गोनू को लेकर प्लेन में बैठ जाती है। इधर सचल ने अपने ग्रैंडपा के नाम से मिक्की माउस की तरह एक कैरेक्टर बनाया था, जिसे आज वो लॉन्च करता है। पर ये कैरेक्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा था, जो खुद ग्रैंडपा को भी पसंद नहीं आता और पार्टी में मौजूद लोग तो उसे देखकर हंस रहे थे। पर सचल को लग रहा था कि सभी को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो लोग हंस रहे हैं। उसके मॉम डैड उसे और बेइज्जती न कराने के लिए कहते हैं, पर सचल समझ रहा था कि वो लोग उसे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, इसलिए वो तो उन्हें इशारा करके कहता है कि सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया जा रहा है। इधर हिनू की पहचान होने की वजह से 12 घंटे के अंदर ही डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, जो कि 99 पर मैच आया था। इधर पार्टी खत्म होने के बाद सूचल दहा और गोनू को बुलाने आता है, क्योंकि उसने उन्हें पार्टी में देखा नहीं था उसके घर पे, तो दहा और गोनू का नाम और निशान नहीं था। उसे टेबल में एक लेटर मिलता है जो दहा ने उसके लिए छोड़कर गई थी। उसे पढ़ते ही सचल भागकर बाहर आता है। दहा और गोनू का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। उसके पास कार तो थी, लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए वो उन्हें साइकिल से ही ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इसे तो साइकिल चलाने भी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए ये कई बार गिरता पड़ता है। फिर भी यह हर बार उठकर दहा और गोनू का नाम लेकर बुलाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता, बेचारा रोता रह जाता है। और इधर दहा गोनू को लेकर अब्रॉड चली जाती है। इधर ग्रैंडपा सियोली के साथ चेस खेल रहे थे, तभी उन्हें बंजा का कॉल आता है। ग्रैंडपा कॉल काट देते हैं। इसी तरह कई बार वो कॉल करती है, पर ग्रैंडपा कॉल पिक नहीं कर रहे थे। आखिर में तंग आकर वो एक बार कॉल उठा लेते हैं, तो मामा आंटी के फोन से हिनू कॉल कर रहा था, जो उन्हें बताता है कि अगर आप सियोली के पास है तो सिर्फ मेरी बात सुने हैं। मैंने सियोली और यसो का डीएनए टेस्ट कराया, जो 99 पर मैच करते हैं, यानी यसंग उसका बेटा है। और मैंने पता किया कि यसंग ने क्वींस ग्रुप के कई सारे डायरेक्टर से लीगली उनकी शेयर्स खरीद लिए हैं, ऐसे एक इन्वेस्टमेंट की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराकर, जिससे उसके पास क्वींस ग्रुप के 9.6 पर शेयर्स आ चुके हैं। इसलिए आपको अभी कभी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, वरना वो उसके जरिए आपके शेयर्स भी अपने नाम कर लेगा। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ रही थी। वह हिन उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। पर चेयरमैन को हिनू की बात पर अभी तक यकीन नहीं हुआ था। वो सियोली को ही देख रहे थे। सियोली पूछती कि क्या कोई बात है। चेयरमैन उसे कुछ कह नहीं जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो गिरने वाले होते हैं। पर सियोली उन्हें होल्ड कर लेती है एंड कहती है, लगता है इस ड्रग ने अपना काम कर दिया। जिससे हमें पता चलता है कि सियोली ने उनके चेस पीसेस में एक ड्रग लगा दिया था। चेयरमैन चेस खेलते हुए बार बार अपने नाक को टच करते हैं, जिस वजह से ये ड्रग उनके नाक के जरिए बॉडी में फैल गया और अब 10 मिनट के अंदर ही पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, पर इनकी मौत नहीं होगी। चेयरमैन के बेहोश होने से पहले सियोली एक फॉर्म पे उनका फिंगरप्रिंट ले लेती है, जिससे कि वो अब चेयरमैन की लीगल गार्डियन बन गई थी। इस ड्रग की वजह से चेयरमैन कोमा में चले जाएंगे और तब सियोली के हाथ में आखिरी फैसला होगा कि वो चेयरमैन को जिंदा रखना चाहती है या लीगल गार्डियन होने के नाते वो उन्हें मुक्ति देना चाहती है। तो सियोली उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ का हर स्टाफ सियोली के लिए काम करता था। केनन बाकी सब कुछ अब इस बारे में पता चलता है, तो वो सभी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि चेयरमैन को अचानक से हार्ट अटैक आया था, इसीलिए उन्हें एडमिट करना पड़ा। लेकिन गार्ड्स उन्हें मिलने ही नहीं देते, क्योंकि अब सियोली उनकी लीगल गार्डियन बन चुकी थी। सियोली चेयरमैन के लॉयर्स के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि चेयरमैन ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी और लीगल गार्डियनशिप इस सियोली के नाम कर दिया है, इसीलिए इनकी परमिशन के बिना कोई उनसे नहीं मिल सकता। अब चेयरमैन के लॉयर्स के पास पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करने का वीडियो प्रूफ भी था, पर उन्होंने खुद ही साइन किया था, इसलिए हिन वो लीगली भी कुछ नहीं कर सकता। कमजा सियोली को गाली देते हुए उसे मारने जा रही थी, पर हिन वो उन्हें रोक लेता है। सियोली कहती है कि अपना बचपना बंद करो, वरना तुम सब अपने डैड को आखिरी बार देख भी नहीं पाओगे। अगर तुम सब ने उनकी देखभाल की होती, अगर तुम सब ने उनकी थोड़ी सी भी केयर की होती, तो उन्हें मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो मुझे करने के लिए कहा है मैं वही कर रही हूँ। जो सुन बमजा कहती है कि उन्होंने कहा है, या तुम अपने बेटे यसो के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। जो सुन फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं, तो सियोली यहाँ सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, यन संग मेरा ही बेटा है, तो इसमें क्या हो गया। अब ये सन तो पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और सियोली बंजा को वार्निंग देकर चली जाती है। पर इसके बाद यह संग अपना गेम चालू करता है। चेयरमैन की कोमा में होने की वजह से रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट रुक जाता है। इससे हिन ने जैसा बताया था वही होता है। चेयरमैन के 6.7 पर शेयर्स यस के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से यस के पास क्वींस ग्रुप के 31 पर शेयर्स आ जाते हैं। इससे वो क्वींस ग्रुप का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। और अब क्योंकि सियोली के पास चेयरमैन की पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिसकी हेल्प से यस एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाता है और प्रपोजल रखता है क्वींस फैमिली को ही क्वींस ग्रुप से डिसमिस करने का, जिसमें लगभग 70 पर लोग उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सभी को चेयरमैन के फाइनेंशियल हेड ने जो घोटाला किया था वो बता देता है। और सचल ने तो पहले इस रिजॉर्ट वाले
प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए क्वींस फैमिली पर अब किसी को भरोसा नहीं होता, जिस वजह से ज्यादातर लोग उन्हें डिसमिस करने के लिए वोट करते हैं। ऑफिस से उनके सारे नेम प्लेट्स वगैरह को हटा दिया जाता है। बात न्यूज में फैल जाती है और इसी टाइम पर घोटाले के मामले में क्वींस फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया था, लेकिन पूरी क्वींस फैमिली ना घर पे थी ना उनके कंपनी में किसी को उनका कोई पता नहीं था। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नव की डैड एंड उनकी फैमिली नव के बारे में सोचकर परेशान थे। तभी अचानक वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से नव निकलता है। उसे देखकर सब लोग उससे बात करने आते हैं। सभी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। सॉन कहती कि अच्छा ही हुआ वो फैमिली बर्बाद हो गई, उन्होंने तुम्हें जितना भी परेशान किया था उन सब की सजा अभी उन्हें मिली है। उन्होंने तुझे फैमिली से निकाला और उस चालाक लोमड़ी हैन ने तुझे डिवोर्स दिया ना, उसे भूल जाओ और एक अच्छी लाइफ बिता। पर तभी कार से हैन बाहर आती है एंड कहती है वो चालाक लोमड़ी भी आई है। सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। सॉन कहती ये क्यों आए है, फिर वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं, सभी कार में से एक एक करके हैन के मॉम डैड सचल बमजा आंटी सभी बाहर आते हैं, जिन्हें देखे लोग और हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग में हमें ग्रैंड मास कुकिंग होम का सीन दिखाई जाता है। हैन नमू की सारी बातें सुनती है कि नमू किस तरह हैन के साथ ही रहना चाहता है। तो उनके जाने के बाद हैन अकेले टेबल पर बैठकर रो रही होती है। नर उससे पूछने आती कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। एंड बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहना चाहता है। उन्हें कहती हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है। एंड कहती कि ये सुनकर मुझे जीने की इच्छा हो रही है, मैं भी उसके साथ रहने के लिए जीना चाहती हूँ। उन्हें कहती हाँ तो फिर जियो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है। न रोते हुए कहती कि मैं जीना ही तो चाहती हूँ और यही बार बार बोली जा रही थी कि मैं भी उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। नर उसे ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया कहकर अपना काम करने चली जाती है, पर हैन यही कहते हुए रोते रह जाती है कि मैं अभी जीना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिलॉग यहीं पे खत्म होता है। अभी इनकी फैमिली यनु के घर रहने आ चुकी है, तो इतने अमीर लोग इस घर में कैसे रहेंगे और यहाँ रहकर क्या क्या कांड करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ बमजा आंटी को उनका चौथा हस्बैंड मिलने वाला है लगता है। वही अब नबू किस तरह से क्वींस फैमिली को उनका सब कुछ वापस दिलाएगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब नव ने डिसाइड कर लिया है यसल को उसी के तरीके से सबक सिखाने का। तो अब नव आगे क्या करने वाला है देखेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि आने वाले संडे को रिलीज होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।